का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। देखिए, बजट पेश किया गया है केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, और इस बजट की खास बातें क्या हैं जल्दी से आपको बताते हैं कि इस पूरे बजट के दौरान खास बातें क्या रही हैं बजट 2024 की, जिसको केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में पेश किया है और कई ऐसी बातों का भी ऐलान किया गया है। एक नजर आपको डालते हैं। देखिए, 2024 बजट की बड़ी बातें। लोकसभा में आज आम बजट पेश किया गया है। 2024-25 का ये बजट स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया गया। 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कैंसर उपकरण, दवाओं और पर कस्टम ड्यूटी खत्म की गई है, यानी कि तमाम चीजें सस्ती हो जाएंगी। और बजट के बाद शेयर बाजार गोता लगाता हुआ नजर आया। तो देखिए, बजट के बाद शेयर बाजार लुढ़क गया है। 2024 की बजट की बड़ी बातें। कुछ देर पहले ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया, और इस बजट की जो खास बातें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। 3 लाख रुपए तक की आय की पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और इसके साथ साथ जो टैक्स रिजीम है उस पर राहत दी गई है, उस पर भी बात करेंगे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ। लेकिन जो बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, देखिए, कैंसर उपकरण सस्ते हो जाएंगे, दवाओं पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है, तो दवाएं भी सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल चार्जर, ये जो तमाम चीज़ें हैं वो सस्ती होती हुई दिखाई देंगी, और कपड़े जो है वो भी सस्ते होते हुए दिखाई देंगे। कैंसर की दवाएँ, चमड़े से बनी वस्तुएं, ये जो तमाम चीज़ें हैं, रसायन, पेट्रोकेमिकल्स, सोना, चांदी, प्लैटिनम, तो देखिए 2024 का जो लोकसभा में जो बजट पेश किया गया है, संसद में जो बजट पेश किया गया है केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा, इसको लेकर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं, उसके बाद इस बजट पर भी चर्चा करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, हम कह सकते हैं आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। 2047 में विकसित भारत का संकल्प का सपना जो देशवासियों ने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में देखा है, उसको पूरा करने वाला बजट है। एक तरफ छात्रों की चिंता की गई है, किसानों को भी मजबूती देने का काम किया गया है, मध्यम वर्गीय लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रावधान किए गए हैं, इनकम टैक्स सेवा में छूट देकर के सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा भारत सरकार ने देने का काम किया है। मैं बजट का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अगर हम यूपी का ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी, और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने, बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा? टीकाकरण नहीं हुआ, खाना नहीं भर पेट में। कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन मिशन इस मौजूदा सरकार में आप चीज़ें तो लेके आते हैं, लेकिन आप उनको परस्यू नहीं करते हैं, विच इज़ वेरी सैड। तो आपको लग रहा है कि महिलाओं के हिसाब से इस बजट में जो प्रोविजंस होने चाहिए थे, एटलीस्ट न्यूट्रिशन होना चाहिए, लेके उनकी सेफ्टी को लेके होना चाहिए, महिलाओं के कुछ भी नहीं है। घर का किचन का ध्यान रखा गया है मैम? मैं समझती हूँ किचन का ध्यान नहीं रखा गया है, क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई स्टेप्स लेना ही नहीं चाह रही है। और जहाँ तक हम देखेंगे तो जो परचेजिंग पावर है जो रूरल एरियाज में है वो लगातार घटती जा रही है, इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। भाई मैंने कहा महंगाई पे कोई बात हुई है? बेरोजगारी पर बात हुई है। रोजगार रहेगा तब ना आप रोजगार की बात कर रहे हो नौजवानों के लिए। केवल नौजवानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए सबबाग दिखाया जा रहा है। कोई ठोस चीज ऐसी चीज हो जिसको अरे हाईवे तो हमेशा बन रहे हैं। अब देखिए, ये बिहार को दे दें, झारखंड को दे दें, यूपी को दे दें, अब जनता जो आज देख रही है इनको हटाना चाहती है। अब ये
निश्चित तौर से आम जनता के हित के लिए एक भी, क्या बनारस के लिए कोई कल कारखाना आया है, कोई फैक्ट्री का अनाउंसमेंट हुआ है, यूपी के लिए कुछ हुआ है? मुझे नहीं लगता कुछ भी किए। जब प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में कुछ नहीं दे पा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये पूरा बजट निरर्थक है। आंध्रा के लिए भी किया, एक्सपेक्टेड था, लेकिन बाकी आपने तेलंगाना के लिए क्या किया, पंजाब के लिए क्या किया, और जैसा आपने कहा बंगाल के लिए क्या किया। बहुत सारी बातें हैं जिस पे अब कल से उछल के बातें होंगी। थैंक यू। एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया गया है। प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि अमृत काल से शताब्दी काल का सफर भारत का निश्चित रूप से एक विकसित भारत का रूप धारण करे, वो इस बजट का मुख्य अंश है। हर एक क्षेत्र, चाहे वो कृषि हो, ग्रामीण विकास हो, अधोसंरचना हो, सिंचाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और भविष्य के भी जो रिफॉर्म्स हमें लाने हैं, इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बजट का पूर्ण रूप धारण हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत इस विकास के पथ पे चलेगा। शेयर बाजार में देखिए, बीएसई सेंसेक्स एक कंटिन्यूम है। अगर आप देखेंगे कि पिछले साल से आज तक 20,000 पॉइंट्स ऊपर बाजार चला गया है। हमारी आर्थिक विकास 8.2% तक पहुंची है, जो विश्व में एक रिकॉर्ड धारण किया है। भारत की विकास और प्रगति, जहां एक तरफ आर्थिक विकास बढ़ रही है, वहां महंगाई पूरे विश्व से सबसे कम है। हर एक क्षेत्र में अधोसंरचना में बढ़ोतरी हो रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 9.5 लाख करोड़ पिछले वर्ष था, 11.11 लाख करोड़ इस वर्ष का आकलन है। हमारी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड इकोनॉमी आज बन रही है, जो एक शुभ संकेत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखिए, पॉलिटिकल रिएक्शंस जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं इस बजट के आने के बाद, और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी लोग देते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए इस पर आगे बढ़ेंगे और बातचीत करेंगे। हमारे साथ वत्सल कक्कड़ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीए हैं और एक्सपर्ट्स हैं। देखिए, समझाएंगे कि बजट जो है वो कैसा है और क्या क्या राहत दी गई है। साथ साथ हमारे साथ आकाश सिंह भी जुड़ गए हैं, वो भी सीए हैं, और ये बजट की जो खूबियां हैं, खामियां हैं, वो भी आकाश सिंह भी हमको समझाएंगे, और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं वत्सल जी आप ही से शुरुआत करूंगा। सबसे सीधा सवाल कि आम जनता जो ये बजट देख रही है, जो भाषण सुन रही है, उसको क्या मिला है? टैक्स की रिजीम में राहत की बात की जा रही है, ये ओवरऑल बजट जनता के लिए कैसा है? आप इस पर क्या व्यू रखते हैं? और ये जो टैक्स रिजीम में राहत की बात की जा रही है, उसको जनता को डायरेक्ट कैसे बेनिफिट मिलेगा? बजट सर आम जनता के लिए ये खट्टा मीठा है। मीठा इस सेंस में है कि टैक्स स्लैब को रिवाइज किया गया। 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। 3 से 7 के बीच में 5%, 7 से 10 के बीच में 10%, 10 से 12 पे 15%, 12 से 15 पे 20% और 15 के ऊपर 30%। इससे ओवरऑल करीब 17,500 रुपए का टैक्स सेविंग फर्दर होएगी। इसके साथ साथ जो सैलरीड क्लास है, उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 50,000 रुपए का था पिछले वित्तीय वर्ष में, उसको बढ़ाकर 75,000 रुपए किया गया। और जो लोग फैमिली पेंशन पाते हैं, उनको भी 15,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, जिसको बढ़ा करके 25,000 किया गया है। ये मीठा मीठा है। कस्टम्स में कई चीज़ों में कस्टम ड्यूटी को एग्जेम्प्ट भी किया गया है, कुछ चीज़ों में कम भी किया गया है। जहाँ तक इनकम टैक्स की बात है, 2 जो चेंजेस इन्होंने शेयर मार्केट से रिलेटेड किए हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पहले 15% के हिसाब से टैक्स हुआ करता था, उसको बढ़ा करके अब 20% करा है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10% से बढ़ा के 12.25% कर दिया है। साथ ही में लॉन्ग टर्म में 1 लाख रुपए तक का एक छूट मिलती थी, 1 लाख के ऊपर ही टैक्स लगा करता था, उसको भी सीमा को बढ़ा करके 1.25 लाख रुपए उन्होंने बढ़ाने की घोषणा की है। एक और जो रिलीफ मिला है, जो रीअसेसमेंट होता है, जहां पे डिपार्टमेंट आपका केस दोबारा खोल सकता है, उसकी सीमा भी 10 साल से कम करके 6 साल, 5 साल प्लस 1 साल, ये एक प्रस्ताव आया है इसमें।
तो 17,500 जो आप कह रहे थे कि फायदा जो है वो लोगों को डायरेक्ट हो रहा है, वो कैसे लोगों को फायदा होगा, जरा ये आसान भाषा में अगर आप दर्शकों को समझा पाए। टैक्स सर, अगर हम 15 लाख रुपए तक की इनकम, 15 लाख के ऊपर तो 30% है, वो पहले भी 30% था, उस पर कोई बहुत मेजर फर्क नहीं है। लेकिन स्लैब्स का जो 0 से लेके 15 लाख के बीच का रिवीजन इसमें हुआ, जो स्लैब 0 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, ये रिवीजन जो उन्होंने किए हैं और उसके रेट्स को जो थोड़ा अमेंड किया है, उससे पिछले साल के मुकाबले अगर हम कोई व्यक्ति 15 लाख रुपए पिछले साल कमाता था और 15 लाख रुपए इस साल कमाता है तो 17,500 रुपए करीबन कम टैक्स देगा। ओके जी। तो ये 17,500 रुपए का कहा जाए कि फायदा मिलेगा। चलिए, बजट को लेकर लोगों के क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, इस पर भी हम एक बार रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए फिरोजाबाद से जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, बताइए क्या कुछ कह रहा है ये जो पूरा बजट सामने आया है, व्यापारियों का, महिलाओं का, इस बजट को लेकर जो तमाम उम्मीदें थी, क्या उन उम्मीदों पर ये बजट खरा उतरता है? जितेंद्र। देखिए शांतनु, जो लोगों से प्रतिक्रिया अभी बातचीत हुई है बजट को लेके, उम्मीदें हर बार जताई जाती है, कुछ बेहतर होगा, कुछ पहले की अपेक्षा प्लस होगा, लेकिन लास्ट में आकर हर व्यक्ति की जो उम्मीदें हैं वो मायूसी में तब्दील हो जाती हैं। बजट को लेकर इसी तरह की आम प्रतिक्रिया हैं। लोगों का मानना है कि लोभ लुभाने वादे किए गए बजट में यूपी के लिए कुछ खास नहीं दिया गया, पर्यटक स्थल को कुछ खास नहीं दिया गया। और टैक्स स्लैब की बात की जाए, मेरे साथ संदीप जी हैं, संदीप बंसल जी, एडवोकेट सीए हैं, ये बेहतर समझा पाएंगे पूरे इस बजट की प्रक्रिया को। क्या बजट को मानते हैं, किस वर्ग को लाभ मिला, व्यापारी को, आम जनमानस को इस बजट से? देखिए, मेरा मानना है इस बजट में जो लाभ देने की कोशिश मिडिल क्लास को दी गई है, लेकिन वो उतना फायदा नहीं मिल पाया जितने फायदे के लिए वो बहुत दिन से प्रयासरत था, क्योंकि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच में उसको ये उम्मीद थी कि 7 लाख तक की जो छूट है उसे बिल्कुल 0 कर दिया जाएगा, लेकिन जो एक एग्जम्पशन है उस एग्जम्पशन को 100% 7 लाख तक नहीं लाया गया। साथ में जो म्यूचुअल फंड पर से मिलने वाला कैपिटल गेन टैक्स लगने वाला था, जिसमें छूट की सीमा 1 लाख रुपए तक थी, उसे बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए किया गया है, क्योंकि वास्तविकता में वो पैसा लोग वही लगाते हैं जो ऑलरेडी जिस पे टैक्स पे कर चुके होते हैं। तो उधर वहां छूट की सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख से बढ़ाकर, जो 1.25 लाख किया गया उसे बढ़ाकर 2 लाख तक करना चाहिए था। साथ में एक तरफ गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब में फायदा दिया जहाँ पे नौकरी पेशा के लिए, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो उन्होंने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 10% से बढ़ाकर 12.5% और 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया। तो कहीं ना कहीं लोग इस बात से निराश भी हैं। बाकी लोग प्रयास ये कर रहे थे कि इस बार के बजट में कुछ नई चीजें इस तरीके की आएंगी जिससे लेके जो 24B में एक हमें छूट मिलती है, मध्यम वर्गीय परिवार को सबसे ज्यादा उसका फायदा मिलता है, नौकरी पेशा को सबसे ज्यादा उसका फायदा मिलता है। वो जनरल होता है 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट का छूट, जो वो नए मकान बनाने पर उसे मिलता है, पर उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जिसके लिए लोगों की बहुत मांग थी कि उसमें परिवर्तन करके वो अपने टैक्स स्लैब को नीचे ला सकता था। सब मिला के ओवरऑल लोगों को जो फायदा देने की कोशिश की गई मध्यम वर्ग को, बहुत ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। बाकी का प्रयास सरकार की तरफ से किया गया है, लेकिन वो प्रयास मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से सफल होगा। क्या मानते हैं, क्या कारण रहा होगा जो उम्मीदें थी वो खरी नहीं उतरी सरकार? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी अपने खर्चों का बोझ है। आज भी करंट डेफिसिट बढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार को कलेक्शन उतना नहीं हो रहा है जितना पैसा उसे चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का एक्चुअली लगातार जो प्रयास होना चाहिए, उस अनटैक्स्ड जो अनटच मनी है जिसके ऊपर टैक्स नहीं आ रहा है, उसको ढूंढने को लेके होना चाहिए, बजाय कि जो लोग इस समय टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर बर्डन बढ़ाने को लेके होना चाहिए। मतलब कुछ नया सरकार को सोचना पड़ेगा। जो पैसा मार्केट में मूव हो रहा है बिना किसी टैक्स को दिए हुए, उस पर सरकार को काम करना चाहिए। बिल्कुल। आप क्या मानते हैं इस पूरे बजट को? किस बजट से जो उम्मीदें हम लोगों ने पाल रखी थी, वो जनता को जो है उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा है। और सबसे ज्यादा मैं ये देख रहा हूँ कि बिहार प्रांत को सबसे ज्यादा सुविधाएं देने की कोशिश की गई है। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जैसा कि हमारे सीए साहब ने भी कहा है कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। न किसानों के हित में बहुत अच्छा सोचा गया है और ना ही मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए। तो कुल मिला के जितनी उम्मीदें हम लोगों को थी जो है बजट से, वो उम्मीदें। ठीक है जितेंद्र, मैं वापस आता हूँ आपके पास, और संजय भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय से भी जानेंगे, संजय के साथ भी कई लोग मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मैं आकाश जी का एक बार रुख कर लेता हूँ। आकाश जी बताइए, ये जो पूरा बजट आप देख रहे हैं, किस तरह का ये बजट है और लोगों को डायरेक्टली अगर देखा जाए तो किस तरह से बेनिफिट इस बजट के जरिए मिल पा रहा है? शांतनु जी, जो बजट इस बार आया है, लोग ये अपेक्षा कर रहे थे कि एनडीए की सरकार बनी है तो बहुत पॉपुलिस्ट बजट आएगा, लेकिन बजट पॉपुलिस्ट नहीं, पॉलिटिकल बजट है। जैसे कि एफएम ने अपनी स्पीच के शुरुआत में ही कहा कि हमारा फोकस 4 जगहों पे है, एम्प्लॉयमेंट, स्किल
एमएसएमई और मिडिल क्लास, और 2 मैं उसमें और ऐड करूंगा, वो है बिहार और आंध्र प्रदेश। तो बजट में सबको थोड़ा थोड़ा सब कुछ दिया गया, और क्या मिला उसको अगर हम देखेंगे तो बहुत कुछ नहीं मिला। जैसा कि अभी बत्सल जी ने भी बोला कि इनकम टैक्स को ले लें तो जैसे 50,000 का स्लैब 75,000 कर दिया, लेकिन 10 साल पहले 50,000 था, अब आपने 25,000 बढ़ाया। कम से कम इसको दुगना करना चाहिए था, पैसे की कीमत भी आधी हो गई है। तो ये सारी चीजें हैं। और जैसा कि इकोनॉमिक सर्वे के डेटा में भी आया था कि जो हमारा एजुकेटेड यूथ है वो एम्प्लॉयबल नहीं है, 1 में से 2। तो इसलिए सरकार ने डायरेक्टली फ्रीबी वाली पॉलिसी तो नहीं रही है बीजेपी की कभी भी, तो इन्होंने उसको इनडायरेक्टली थ्रू स्किल डेवलपमेंट और जो ईपीएफओ की स्कीम्स हैं उसके जरिए उसको प्रोत्साहन देना और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने की कोशिश की है यहाँ पे। जी तो एम्प्लॉयमेंट के को प्रमोट करने की कोशिश की गई। आपको लगता है कि रोजगार की दिशा में ये कदम जो है वो अच्छा साबित होगा आगे? अगर देखा जाए तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लेकिन अखिलेश यादव को भी आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि देखिए डायरेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं नौकरी चाहता है, जो युवा पक्की नौकरी चाहता है, लेकिन आप उसको ट्रेनिंग के नाम पर और इस तरह उन्होंने बयान दिया है। तो आपको क्या लगता है कि रोजगार को लेकर क्या कोई सहायक होगा ये जो कदम उठाया गया है सरकार की तरफ? देखिए, इस तरह की जो पॉलिसीज होती हैं कि पहले हम स्किल डेवलप कराएंगे, फिर उसको एम्प्लॉयमेंट दिलवाएंगे प्राइवेट सेक्टरों में और उसको बैकएंड से सपोर्ट करेंगे, तो ये बड़ा फार फेच्ड आइडिया है। और इसमें मतलब धरातल पे कितना आ पाएगा इसको लेके मेरे थोड़े अपने रिजर्वेशंस हैं। भाई डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से अच्छा तो कुछ नहीं है, बट अब सरकार कितनी नौकरियां जनरेट कर रही है या क्या आंकड़े उन्होंने निकाले हैं, तो मुझे लगता है उन्होंने स्कीम उस हिसाब से अपना उन्होंने ड्राफ्ट कर रखा है इसको। जी, मैं आऊँगा इस पर और भी डिटेल में आपसे बात करूंगा आकाश जी, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आपके साथ भी कई लोग मौजूद हैं, तमाम व्यापारी आपके साथ मौजूद हैं। पहले देखिए कई उम्मीदें की जा रही थी, लेकिन अब ये चूंकि बजट भाषण सामने आ गया है, क्या कहना है लोगों का? क्या इसको लेकर अब जो तमाम रिव्यूज़ हैं वो सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, लगातार बजट पर नज़र बना करके सुबह से ही लोगों ने रखा था कि आखिरकार जो बजट आ रहा है वो किस तरीके का बजट होगा और क्या क्या राहतें होगी। मध्यम वर्गीय परिवार हो, व्यापारी हो या किसान हो, नौजवान हो, सभी जो है इस बजट पर उम्मीद लगा के बैठे थे। बजट कैसा दिख रहा है आपको? क्या लग रहा है कि मध्यम वर्गीय परिवार को राहत मिलेगी या केवल कागजी खाका बन के तैयार किया गया? नहीं, देखिए, कागजी खाका नहीं है। हम इस बजट का स्वागत इसलिए करते हैं कि इस बजट में इन्होंने हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ दिया है। पहला चीज़ इन्होंने दिया युवाओं के लिए, जो 5,000 कंपनियों में उन्होंने इंटर्नशिप के लिए दिया। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया रोजगार का साधन है, जिससे अगर इंटर्नशिप करेंगे तो अच्छी अच्छी कंपनियों में उनको रोजगार मिलेगा। दूसरी चीज़, कृषि क्षेत्र में उन्होंने बहुत बढ़िया चीज़ किया है कि 1,52,000 करोड़ रुपये का पैकेज दिया है कृषि क्षेत्र को उन्नत करने के लिए। दवाओं को कुछ रेट घटाया इन्होंने, एमएसएमई को इन्होंने बढ़ावा दिया है, साथ ही साथ मुद्रा लोन का जो स्लैब था 10 लाख से लेकर 20 लाख रुपए किया है। इससे हमारे छोटे व्यापारी जो हैं लाभान्वित होंगे और उन्हें लोन लेने में अपने रोजगार को करने के लिए पैसा को जरूरत पड़ेगी तो बैंक से ले सकेंगे विदाउट कोलेटरल। तो ये बहुत बढ़िया है। एमएसएमई को लेकर सरकार लगातार पहले भी बहुत कहीं ना कहीं ये एजेंडे में थी, लेकिन देखा यह जाता है कि बैंक सरकार की बात को उतना सरलीकरण से नहीं लागू कर पाती। एकदम आपने मन की बात हमारी छीन ली है कि सरकार की बनाई हुई नीतियों को ग्राउंड पे उतारने के लिए जितने बैंक हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोड़ा अटकाते हैं। जब पब्लिक जाती है अपने काम को करने के लिए तो उसके इतने ज़्यादा नियम कानून बता देते हैं कि उसमें वो फिट नहीं बैठ पाती है। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग भी करता हूँ कि जो एमएसएमई में राहत दे रहे हैं छोटे व्यापारियों को या मुद्रा लोन देने की जो व्यापार बात कर रहे हैं उसको सरलीकरण करते हुए बैंक को आदेशित करें कि अगर व्यापारी पहुँचता है जाने के लिए अपने काम के लिए उसे सरलतापूर्वक करें। रखने का काम किया गया है। शानदार बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को तो बधाई देता हूं और निर्मला सीतारमण जी का अभिनंदन करता हूं। विपक्ष केवल जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो बजट की आलोचना करने का केवल फैशन निभा रहा है, बाकी विपक्ष के पास कोई बजट में कमी निकालने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार का बजट आया है उम्मीद से अच्छा बजट आया। सर, निर्मला सीतारमण जी ने यह भी कहा कि जो एजुकेशन लोन, जो हायर एजुकेशन, उसमें भी बच्चों को काफ़ी आसानी दी जाएगी। साथ में 1 करोड़ इंटर्नशिप और 4 करोड़ जो रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ है, उससे जितना भी यूथ है वो उसको एक बार में अपॉर्चुनिटी इस बार मिलने वाली है। नहीं, देखिए, युवा भारत का भविष्य है
और विकसित भारत की अगर नींव पड़ी है तो देश के युवाओं के लिए बड़े कदम उठाना चाहिए था जो बजट में उठाया गया है। और जिस प्रकार से इंटर्नशिप को लेकर के, जिस प्रकार से 4 करोड़ से अधिक रोजगार को लेकर के, जिस प्रकार से पावर सेक्टर को लेकर के, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, जिस प्रकार से निवेश को आकर्षित करने को लेकर के, जिस प्रकार से कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव के लिए जो राहत प्रदान करने का काम किया गया है, यह सब अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। जितनी प्रशंसा किया जाए वो कम है। मायावती ने ट्वीट करके उन्होंने कहा कि धन्ना सेठों का ये बजट है, उनके लिए है, ये कोई गरीब या जो आम जनमानस है उसको कहीं फायदा नहीं होगा। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने जो आंध्र प्रदेश या बिहार को जो बजट में जगह मिली है उस पर कहा कि वहाँ चुनाव आ रहा है, इसलिए उनको विशेष ध्यान दिया गया। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को दृष्टि दोष है। चुनाव आंध्र प्रदेश में भी आ रहा है क्या? आंध्र प्रदेश में तो लोकसभा के साथ हुआ है, और बिहार या झारखंड या उड़ीसा या पश्चिम बंगाल या देश का वह हिस्सा जो विकास में पीछे छूट गया है, उसे विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए अगर प्रयास किया जाए, उसमें अगर कोई कमी खोजने का प्रयास किया जाता है, तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार का जो बजट होता है वो देश के सभी राज्यों को ध्यान में रख करके और जिस राज्य की जैसी आवश्यकता होती है उस प्रकार से उसकी पूर्ति की जाती है। बहन मायावती जी की जहाँ तक बात है, मैंने कहा विपक्ष का कोई, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे श्री राहुल गांधी जी हों, चाहे बहन मायावती जी हों, सबको बजट की आलोचना करने का एक फैशन जो होता है वो फैशन ही है ये। धन्यवाद। तो देखिए, डिप्टी सीएम को आप सुन रहे थे, और ये पूरे बजट को लेकर कहा जाए कि अब अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन संजय हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे थे। संजय, आप अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद मैं मेहमानों का रुख करता हूँ। बिल्कुल, बजट को लेकर के जिस तरीके से धीरे धीरे सियासत तेज हो रही है शांतनु, और बजट को लेकर के कुछ लोग संतुष्ट हैं तो कुछ लोग असंतुष्ट भी हैं। लेकिन मैं लगातार अलग अलग लोगों से बात कर रहा हूं, उनकी प्रतिक्रियाएं ले रहा हूं। आपने बहुत से बजट देखे होंगे, इस सरकार के भी आपने जो 10 वर्ष के बजट देखे, नई सरकार का पहला बजट आपको कैसा लगा? मेरे ख्याल से कि हम लोग इस बजट का स्वागत करेंगे, क्योंकि पहली बार शायद फाइनेंस मिनिस्टर ने थोड़ा लॉजिकल बजट दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ कहने वाली है कि जो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एमएसएमई और स्किल, इसके ऊपर पहले कभी भी इतनी इस लेवल से बात नहीं होती थी जो इस बजट में की गई है। इसका हम लोग स्वागत करते हैं। और एमएसएमई के लिए जो खास उन्होंने पैकेज दिया है, जिससे इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हम काम कर सकते हैं, उसके ऊपर 100 करोड़ का वो कोलैटरल फ्री फंडिंग पॉसिबल है, तो उसका भी हम लोग स्वागत करते हैं। देखने वाली बात है कि इसमें जब ये क्रियान्वयन में आएगा और ये लोगों को किस तरीके से अवेलेबल होगा, किस टर्म्स एंड कंडीशन में अवेलेबल होगा, ये देखने की चाहिए। छोटे छोटे रिएक्शन में और लोगों से ले लेता हूँ, बजट को के प्रारूप को किस तरीके से देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल आज के बजट को बहुत अच्छे रूप में देख रहा है। हालांकि डायरेक्ट रूप में व्यापारियों को जो ई कॉमर्स पॉलिसी की और रिटेल ट्रेड पॉलिसी की उम्मीद थी वो नहीं हुई, लेकिन वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण के अंत में जो टैक्स स्लैब में परिवर्तन की बात कही, निश्चित रूप से उसका लाभ देश के व्यापारियों को, देश की जनता को, सभी को मिलेगा, क्योंकि सबकी बहुत दिनों से मांग थी लोगों की। जब टैक्स स्लैब में परिवर्तन हुआ तो मैं समझता हूँ कि जो इनकम टैक्स पे जो है अभी 6 करोड़ हैं, ये अगले वित्तीय वर्ष में कम से कम 10 करोड़ हो जाएंगे, क्योंकि इससे लोगों की कागज में आमदनी बढ़ेगी। कागज में आमदनी बढ़ने से लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ने से उत्पादों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से उद्योग को भी फायदा मिलेगा, व्यापार को भी फायदा मिलेगा। साथ ही साथ मुद्रा लोन की सीमा जो 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख की गई है, और गोल्ड पे और जो सिल्वर पे उन्होंने कस्टम ड्यूटी हटाया है, ये सारे स्वागत योग्य है। और स्टार्टअप पे एंजल टैक्स हटाना जो है वो स्वागत योग्य है। ठीक है संजय, वापस आऊंगा आपके पास, आप बातचीत करते रहिए संजय, वापस आऊंगा मैं। और देखिए, तमाम अन्य सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार जितेंद्र से रुक कर लेते हैं। जितेंद्र, अगर बात की जाए, देखिए महंगाई को लेकर कहा जा रहा था कि महंगाई पर कहीं ना कहीं काबू पाया जाएगा और इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, लेकिन हम देखें कि महंगाई पर काबू पाया गया। कैंसर की दवाएं सस्ती हो गई हैं, कपड़े सस्ते हो गए, मोबाइल चार्जर, इसके अलावा सोना चांदी प्लेटिनम, ये चीज़ें जो है वो सस्ती हो गई हैं। लेकिन क्या जनता को लगता है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाया गया है? इस पर लोग क्या कह रहे हैं जितेंद्र? देखिए शांतनु, जनता हमेशा चाहती है कि जो सरकार कर रही है उसमें और कुछ बेहतर किया जाए।
सरकार के हिसाब से बजट संतुलित है, हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया, लेकिन जनता की अपनी उम्मीदें हैं, अपने अलग अलग नजरिए हैं। तो किस रूप में देखते हैं, दवाइयां भी सस्ती हुई, मोबाइल सस्ती हुए, पुर्जे सस्ते हुए, और क्या चाहिए बजट में और आम जनता को? एक सीए की भूमिका से आप क्या मानते हैं, जनता के बीच में किस तरह का बजट होना चाहिए था? देखिए, मैं एक टैक्स कंसल्टेंट हूँ और मैं लगातार ये देख रहा हूँ कि बढ़ते हुए महंगाई और इन सब चीजों का दबाव लगातार आम आदमी पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं टैक्सेशन की जिस तरीके से रिफॉर्म करने का प्रयास हुआ, उन सब प्रयासों में यदि सबसे ज्यादा किसी वर्ग को नुकसान झेलना पड़ा तो वो आम वर्ग था, जो मिडिल क्लास के रूप में हमारे सामने प्रचलित है। अब मिडिल क्लास को अभी इसी सरकार में एक और योजना का इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, जिसमें मुद्रा योजना के तहत लोन को बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। जबकि वास्तविकता में देखें तो वो योजना जो 10 लाख रुपए की है, उसको लेके भी लोगों को बैंकों में भटकना पड़ता है। उसके लिए एक स्पष्ट गाइडलाइन होनी चाहिए। इन सब योजनाओं के धरातल पे लाने के लिए किसी एक मैकेनिज्म को बनाना जरूरी है, जिसके तहत लोगों को भटकना ना पड़े। कहीं ना कहीं लोग लाल फीताशाही का शिकार होते हैं, बैंकों में धक्के खाते हैं, और उसके बाद भी लोगों को उन सब चीजों का फायदा नहीं मिलता है। और जिस योजना को बढ़ा के इन्होंने 20 लाख रुपए किया, वो पहले से ही योजना का फायदा 5 करोड़ तक का है। 2 करोड़ तक का तो CGTMSE के अंतर्गत ही है, लेकिन उसका फायदा कहाँ मिल पाता है लोगों को सीधे तौर पर? लोगों को बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। तो मैं केवल क्योंकि टैक्स कंसल्टेंट हूं, मैं लगातार जो योजनाएं हैं सरकार की, वो वास्तव में बहुत अच्छी योजनाएं बनाते हैं, उनका प्रयास भी सही होता है, उनकी मंशा भी अच्छी होती है, लेकिन जो नीचे की लाल फीताशाही से उसे निकालने की जरूरत है, उन सब योजनाओं को धरातल पर लाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं उन सब चीजों के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है जिसमें पारदर्शिता हो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त की। देखिए, लगातार कहा जाए कि हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन गेस्ट का रुख कर लेता हूँ एक बार में। वत्सल जी, महंगाई को लेकर लगातार देखिए आप विपक्षी पार्टियां भी लगातार मुद्दा उठाती रही, लेकिन ये जो बजट पेश किया गया है, आपको लगता है महंगाई पर कोई काबू किया जा पाएगा? जिस तरह की महंगाई को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, महंगाई को अगर हम लोग लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें और अपने को कंपेयर करें बाकी अर्थव्यवस्थाओं से, आज की तारीख में हम लोग ग्लोबलाइजेशन के युग में जी रहे हैं, तो अपने को आइसोलेशन में देखना बहुत ठीक नहीं होगा। हमको ये भी देखना चाहिए कि बाकी विश्व के मुकाबले हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया में तो हालत बहुत ही बुरी है। यूरोप में भी बहुत सारे देशों में आज हम रिसेशन की ओर हैं, या हम बहुत ही हाई इन्फ्लेशन की ओर हैं। तो हम अच्छा कर रहे हैं तो नहीं शब्द मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा, लेकिन बहुत बुरा नहीं कर रहे। आपको लगता है कि महंगाई पर कहीं ना कहीं काबू पाया जा सकता है? ये जो इस तरह के फैसले लिए गए हैं, हालांकि जो चीज़ें सस्ती हुई हैं, मैं इस पर भी आपका रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं एक बार सुनते हैं। सर्वसमावेशी